हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर फोर्स शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगले पार्ट में हम सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज के वीडियो में हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अर्नब और यह है आपका प्यारा सा चैनल पेन पेपर फिजिक्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फोर्स होती क्या चीज़ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए पॉइंट पर एक बॉडी रखी हुई है और उसे आपको बी पॉइंट पर पहुंचाना है, तो आप कहेंगे सर मैं इस पर एक जोर का प्रयोग करूंगा, एक जोर का प्रयोग करूंगा। इस जोर को ही बच्चों हम फोर्स कह रहे हैं। हिंदी में फोर्स, सॉरी इंग्लिश में फोर्स हो जाता है, हिंदी में जोर। आप जब इस बॉडी पर जोर लगाएंगे तो ये रेस्ट पे जो बॉडी है ये मोशन पर चली जाएगी और चलने लगेगी तब तक जब तक ये बी पर नहीं पहुंच जाती। इसका मतलब यह है कि कोई भी फोर्स एक बॉडी को रेस्ट से मोशन में या फिर मोशन से रेस्ट पर ला सकती है। वही चीज़ डेफिनेशन में भी लिखी गई है। देखिए, फोर्स इज अ कॉज, फोर्स एक कारण है किस चीज़ का, किसी बॉडी के रेस्ट से मोशन में जाने का या फिर किसी बॉडी के मोशन से रेस्ट पर आने का। अच्छा सर, यहाँ पर ये क्या लिखा गया है, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज कैसे चेंज हो सकता है? मान लो कि आपको टूथपेस्ट निकालना है, तो आप टूथपेस्ट पर जोर लगाते हैं, आप टूथपेस्ट पर जोर लगाते हैं ऐसे, और टूथपेस्ट पिचक जाता है और टूथपेस्ट बाहर निकल आता है। तो हो गया है ना, शेप एंड साइज बदल गया। किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो शेप एंड साइज भी चेंज हो सकता है। अच्छा, जोर के तो दो प्रकार हो सकते हैं। पहला हो सकता है किसी चीज़ को धक्का देना और दूसरा हो सकता है किसी चीज़ को खींचना। सिमिलरली फोर्स के भी दो टाइप होते हैं। पहला है पुश, मतलब किसी चीज़ को अपने से दूर धकेलना, इसे ही हम धक्का देना कह रहे हैं। और दूसरा होता है पुल, किसी चीज़ को अपने पास लाना, किसी चीज़ को अपने पास जोर लगा के खुद के पास धकेलना, उस चीज़ को हम खींचना कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं। तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गया कि फोर्स इज अ कॉज दैट कॉजेस अ बॉडी इन रेस्ट टू मूव और अ बॉडी इन मोशन टू रेस्ट और चेंजेस शेप एंड साइज। अब हम अपने अगले टॉपिक पर जाते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी। अगर हम किसी फोर्स को एक बॉडी पर लगाएंगे तो क्या होगा? अब बॉडी के भी दो टाइप है, रिजिड बॉडी और एक नॉन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब वो बॉडी जो सख्त हो, जैसे आपका ये मोबाइल फ़ोन या फिर कोई मेटल की बॉल। उस चीज़ पे आप अगर फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप साइज चेंज नहीं होगा। रिजिड बॉडी के भी दो टाइप्स हो सकते हैं। पहला है पाइवोटेड, आपने किसी चीज़ को किसी पॉइंट से पकड़कर बांध दिया। मान लीजिए कि एक रॉड है, मैंने इस पॉइंट से इसको बांध दिया, पाइवोट कर दिया। तो अब जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये एक रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। मान लो कि हमने इस पेन को यहाँ से पाइवोट कर दिया, अगर हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये पेन ऐसे घूमेगी। हमने इस बॉडी पे ऐसे फोर्स लगाया तो ये ऐसे घूम गई। सेकंड पॉइंट है नॉन पाइवोटेड, या फिर सॉरी सेकंड पॉइंट है नॉन पाइवोटेड का। नॉन पाइवोटेड बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाएंगे, ये बॉडी पाइवोटेड नहीं है, अगर हम इस बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो ये रॉड बस सीधे मोशन करने लग जाएगा। इसी को हम लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन कह रहे हैं। अच्छा, क्या हो अगर हम एक नॉन रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाएं? नॉन रिजिड बॉडी मतलब ऐसी कोई बॉडी जो सख्त ना हो, जो सख्त ना हो, जैसे स्पॉन्ज हो गया। अगर हम एक स्पॉन्ज पे फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप, साइज और स्ट्रक्चर चेंज होगा। वो बॉडी ना ही रोटेशनल मोशन में जाएगी ना ही लीनियर मोशन में जाएगी। इस स्लाइड से हमें मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि अगर हम फोर्स एक रिजिड बॉडी पे लगाए और वो पाइवोटेड निकले तो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा। अगर एक फोर्स नॉन पाइवोटेड बॉडी पे लगाए तो लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा। और अगर नॉन रिजिड बॉडी पे कोई फोर्स लगाए तो वो अपना शेप, साइज या फिर स्ट्रक्चर चेंज करेगा। 2014 में आईसीएसई में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट हैपेंस इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी एंड अ नॉन रिजिड बॉडी। तो आप ये पूरी कहानी लिख देंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कौन सा केस है? ये रिजिड बॉडी पाइवोटेड वाला केस है जिसमें हमें रोटेशनल मोशन दिख रहा था। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब है किसी चीज़ का घूमना, किसी चीज़ के घूमने का इफेक्ट। अगर मैं इस पाइवोटेड चीज़ पे यहाँ पे फोर्स लगा दूँ तो ये बॉडी घूमना चालू करेगी। लेकिन अगर मैं सेम फोर्स इस बॉडी के पाइवोटेड पॉइंट पे लगा दूँ तो क्या ये बॉडी घूमेगी? देखो, अगर ये पेन है और इस पॉइंट से पाइवोटेड है, अगर मैं पाइवोटेड पॉइंट पर ही फोर्स लगाऊं तो क्या ये पेन घूमेगा? ये पेन नहीं घूमेगा। सिमिलरली ये जो रॉड है ये भी अगर पाइवोटेड पॉइंट से फोर्स लगाए हम पाइवोटेड पॉइंट पे तो ये बॉडी नहीं घूमेगी। अगर हम दरवाजे पे हैंडल पर फोर्स लगाए तो ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम हिंज पे ही फोर्स लगा दें तो ये दरवाज़ा बंद नहीं होगा, क्योंकि कोई रोटेशनल मोशन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। तो इससे हमें एक चीज़ तो समझ में आती है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बस फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि फोर्स तो मैं यहाँ पर भी लगा रहा हूँ तो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक फोर्स और एक डिस्टेंस।
यहाँ से जन्म होता है मोमेंट ऑफ फोर्स का। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स अगर मैंने यहाँ पे लगाया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पाइवोटेड पॉइंट से इस फोर्स तक का डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहे हैं। अगर मैं मान लो फोर्स यहाँ पर लगाऊं तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ये होगा। हम इस डिस्टेंस को अक्सर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस भी कहते हैं। इसे लिखा हुआ रहता है कभी कभी द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब क्या समझते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं उसका लाइन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जिसके अबाउट ये बॉडी घूम रही है। इस केस में ये जो पाइवोटेड पॉइंट है इसके अबाउट ये बॉडी घूम रही है, ऐसे, एक मिनट, ऐसे घूम रही है ये बॉडी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया और फोर्स ये हो गया। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर ये ऐसा दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मल जो पाइवोटेड पॉइंट और फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वही लेंगे हम। अगर मोमेंट ऑफ फोर्स का डेफिनेशन लिखने बोल दिया तो हम कहेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस डोर के केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हिंज है, इस हिंज के अबाउट ये डोर मूव कर रहा है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसके बीच का जो डिस्टेंस है हम उस डिस्टेंस को लेंगे। हमारा अगला टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये है कि इस चीज़ के पास एक डायरेक्शन भी है। अगर मैं इस रॉड पर फोर्स ऐसे लगाऊं तो ये बॉडी ऐसे मूव करना चालू करेगी। क्लॉक का मोशन कैसे होता है? ऐसे। क्या ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लॉक के मोशन के साथ सिमिलर है? हाँ, ये भी ऐसे ही मूव करेगी क्लॉक के मोशन जैसे, इसलिए हम इसे क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स कह रहे हैं। अगर हम क्लॉक के ऑपोजिट जाए तो वो हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम फोर्स इस रॉड पे ऐसे लगाए इस पॉइंट पर तो ये रॉड को इस ऐसे घुमाएगी, मतलब ये रॉड ऐसे घूमेगा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के साथ सिमिलर है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शो कर रहा है। बाय जनरल कन्वेक्शन हम क्लॉकवाइज मोमेंट को हमेशा नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अब हमें दो क्वेश्चन दे दिए गए हैं। हमें कहा गया है फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ बोथ द लीवर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है इस केस में? 5 न्यूटन और डिस्टेंस है 3 मीटर, तो फोर्स हो जाए मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर। इस 15 न्यूटन मीटर को हम जूल्स में भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस केस में हमें फोर्स नहीं दिया गया है, हमें 20 kg दे दिया गया है फोर्स की जगह पे, तो हमें इससे फोर्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर 20 kg का फोर्स है इसका मतलब यह है कि फोर्स है 20 kgf। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। 20 kgf फोर्स है और डिस्टेंस है 4 मीटर, तो 80 kgf मीटर का मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट होगा। इससे हमें एक बात क्लियर होती है कि मोमेंट ऑफ फोर्स को हम न्यूटन मीटर में लिख सकते हैं, जूल्स में लिख सकते हैं और kgf मीटर में भी लिख सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नेट मोमेंट ऑफ फोर्स का। हम नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकाल सकते हैं किसी बॉडी का? हमें दे दिया गया है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल है। यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब है कि ये जो रॉड है ये 0 सेंटीमीटर से चालू हो रही है और 100 सेंटीमीटर पे खत्म हो रही है। इसके स्केल 0 से 100 तक है सेंटीमीटर में, टोटल 1 मीटर का ये स्केल है। अब नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने का हमारे पास एक सिंपल प्रोसेस है। हम देखेंगे कि कौन सा फोर्स इस बॉडी को किस तरफ घुमा रहा है। जितने भी फोर्सेस इस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं हम उनका मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे और उनको विद साइन ऐड कर देंगे। देखते हैं कैसे होता है। ये जो 2 kg का फोर्स है इस बॉडी को इस तरफ घुमा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। क्लॉकवाइज मोशन क्या होता है? नेगेटिव होता है। मतलब देखते हैं, करके देखते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट सबसे पहले निकालते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है? 2 kgf और डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 और 80 में 30 सेंटीमीटर का गैप है, मतलब हम डिस्टेंस लेंगे 30 सेंटीमीटर। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा? -60 kgf सेंटीमीटर। सर ये माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में बात की कि क्लॉकवाइज मोमेंट हम जनरली माइनस में लेते हैं, नेगेटिव होता है। ये कन्वेंशन चला आ रहा है सदियों से कि क्लॉकवाइज मोमेंट को हम माइनस में लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। अब हम एंटी क्लॉकवाइज मोशन की तरफ देखते हैं। इस 5 kg फोर्स के लिए ये बॉडी ऐसे घूमेगी। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे निकालेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे। कौन से फोर्स का? जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब 5 kgf, और डिस्टेंस कौन सा लेंगे? 45 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 225 kgf सेंटीमीटर। अच्छा, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज मोशन क्या होता है? पॉजिटिव लेते हैं हम। अच्छा, तब नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकलेगा? नेट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को जोड़ देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है? 225 और क्लॉकवाइज मोमेंट है -60। हमने दोनों को जोड़ दिया तो क्या मिलेगा? हमें बचेगा 165। क्या होगा? kgf सेंटीमीटर।
तो नेट मोमेंट का फोर्स क्या हुआ 165 kg सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव निकल रहा है। अब हम मोमेंट ऑफ फोर्स का एक फील लेते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स का फील कैसे आएगा? मान लो कि ये जो रॉड है ये 10 मीटर लंबा है और मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया। मान लो कि ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स हमें दे दिया गया है 10 न्यूटन मीटर। अब 10 न्यूटन मीटर, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। 10 न्यूटन मीटर को अगर हम डिवाइड करना चाहें दो केसेस में, एक तो ये केस हो सकता है कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने 10 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब 1 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने 10 मीटर के डिस्टेंस पे। और दूसरा केस हो सकता है कि मैंने बस 1 मीटर के डिस्टेंस पे ही फोर्स लगाया, लेकिन इस केस में मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। तो मैंने सेम फोर्स जनरेट करी 2 पॉइंट से। इससे हमें क्या समझ में आता है कि हम अगर जितने बॉडी के पास जाएंगे, जितने पाइवोटेड पॉइंट के पास जाएंगे, उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसी मोमेंट ऑफ फोर्स को जनरेट करने के लिए। और अगर हम दूर जाएंगे तो उस मोमेंट ऑफ फोर्स को जनरेट करने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। सबसे लीस्ट फोर्स हमें तब लगाना पड़ेगा जब हम टोटल डिस्टेंस को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर हम एकदम एंड पॉइंट पे लगाए तब हमें फोर्स एकदम कम लेते हुए भी सेम मोमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा। हमने जो अभी फील लिया, इसी के ऊपर हमें आईसीएसई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई इज द हैंडल ऑफ रेंच मेड लॉन्ग। रेंच अगर किसी को पता नहीं है तो रेंच ये चीज़ है जिससे हम नट्स को टाइट मारते हैं। व्हाई इज द हैंडल ऑफ अ रेंच मेड लॉन्ग। एक रेंच के हैंडल को हम लंबा क्यों बनाते हैं? रेंच है ऐसा एक लंबा हैंडल। जब हम हैंडल को लॉन्ग कर रहे हैं तो हम सेम मोमेंट ऑफ फोर्स को जनरेट करने के लिए हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। तो सेम मोमेंट ऑफ फोर्स को जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पे कम फोर्स देना पड़ेगा।